बीजेपी में जाते ही आजकल आप एकदम ठंडे पड़ गए हैं, ना बोलते हैं ना कुछ कहते हैं। नीट स्टूडेंट केस पटना वाला और इसके अलावा यूजीसी आपने कुछ नहीं कहा। 4-4, 5-5 पोस्ट के माध्यम से हमने यूजीसी का विरोध किया। आप जैसा कि ये देख सकती हैं। 4 पोस्ट कर देने से आप अपनी जिम्मेदारियों की तीसरी कर देंगे। जो सड़क पर नीट छात्रा मामले में लाठी डंडे खा रहे थे, उस समय आशुतोष क्यों नहीं थे उस भीड़ में? जब चाहे तब 1 घंटे के भीतर उसे सबक सिखा सकते हैं। पटना के गर्दनी बाग में एक नेता नहीं आया। टकी लगाए रविवार को आपकी तरफ देख रहे थे आशुतोष जी। बीच चौराहे पर खींचकर उसकी टांग तोड़ सकता है। हम न्याय अपने तरीके से ले लेंगे और कब लेंगे, कैसे लेंगे और कितना लेंगे, ये हम बखूबी जानते हैं। सारिका पासवान पर आपने बड़ी घटिया बयान दिया था। घर में अपनी बेटी नहीं है इसलिए 2 बेटों के पिता है, बेटी नहीं है इसलिए अफसोस है बयान का। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज मेरे पॉडकास्ट में हमारे बीच गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं आशुतोष कुमार। युवा बीजेपी के नेता हैं। इससे पहले राष्ट्रीय जनजन पार्टी नाम से अपनी पार्टी चला रहे थे। भूमियार नेता के तौर पर इनकी पहचान थी। अपनी राजनीति को उससे ज्यादा ये विस्तार देने की कोशिश में लगे हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुकन्या जी। आपको और आपके तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम। आशुतोष जी, क्या हुआ बीजेपी में जाते ही आजकल आप एकदम ठंडे पड़ गए हैं, ना बोलते हैं ना कुछ कहते हैं। एक दौर था जब आशुतोष कुछ बोलते थे तो वायरल हो जाता था, सुर्खियां बनाते थे, इंटरव्यू लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। इतने शांत क्यों हो गए? घर में जो हादसा हुआ उस वजह से, या बीजेपी के अंदर आकर एक बार फिर से आर्मी वाला डिसिप्लिन समझ आ गया है? सुकन्या जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गलत के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाता रहा हूं और जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक मैं उठाता रहूंगा। मुझे कोई बंधन या कोई बेड़ियां बांध नहीं सकती अन्याय के खिलाफ बोलने से। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी मैं पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा हूँ। आप जैसा कि जानती हैं कि विगत 2 महीने पहले हमारे भाई की असमय निधन हो गई और जिस वजह से अभी थोड़ी जिम्मेवारियां बढ़ी हैं घर में। जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ इन चीज़ों पर और बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन विगत 2-3 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे चाहने वाले, हमारे साथ जो लोग काम किए, हमारे समर्थक लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं कि हमें पुनः एक बार सक्रिय होकर लोगों की आवाज़ बननी चाहिए और समाज के बीच में, बिहार के जनता के बीच में आना चाहिए। तो हमने कल ही इस बात को अपडेट किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट से कि मैं बहुत जल्द पहले से और ज़्यादा मजबूत स्थिति में अपनी वापसी कर रहा हूँ और अपने लोगों के बीच में बहुत जल्द मैं सक्रिय दिखूंगा। 2 इशू रहे इन सब के बीच, नीट स्टूडेंट केस पटना वाला और इसके अलावा यूजीसी जो 2026 का एक्ट आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बहुत लोगों को सवालों में खड़ा कर दिया। ये 2 ऐसा मैटर था जिस पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि आशुतोष कुमार एकदम तेज अंदाज में बीजेपी के अंदर रहकर विरोध का स्वर बनेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया सुकन्या जी। जी। नीट, पहला सवाल जो नीट छात्रा वाला मामला था, तो मैं उस समय दिल्ली में लगातार 15 दिन था और 15 दिन के बाद में जब लौटा तो लौटने के बाद अगले दिन ही सबसे पहले मैं जहानाबाद गया, उस पीड़ित परिवार से मिला, उनके माता-पिता से मिला और वहाँ मीडिया के साथियों को भी संबोधित करते हुए मैंने ये बात भी कही थी कि मैं माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर और इसकी न्यायिक जाँच और ईमानदारी से जाँच की माँग करूँगा। और जैसा कि हमने कहा था, मैं 40 मिनट तक माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के साथ बैठकर इसी मामले पर विस्तार से चर्चा किया और शुरू से लेकर अभी तक। और मुझे बेहद इस बात की खुशी हुई कि बहुत समय देकर और स्टार्टिंग से जिस समय से वो छात्रा ट्रेन पकड़ी हैं, ट्रेन पर मखदूमपुर से बैठी हैं, पटना स्टेशन उतरी हैं, ऑटो रिक्शा में गई हैं, फिर रास्ते में ई-रिक्शा चेंज की हैं, उनके साथ कौन लड़की थी, कितने सारी बातों पर सम्राट जी ने बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखी और फिर बाद में हमने परिजनों को भी इस बात से अवगत कराया और ये भी विश्वास दिलाया कि देखिए इसमें जो भी लोग शामिल होंगे, बचने कोई नहीं जा रहा। और जहाँ तक बात रही आपको यूजीसी को लेकर, तो बिहार में मुझे लगता है कि इकलौता में ऐसा, आप नेता कहिए या समाजसेवी कहिए या जो कहिए, जो सत्ताधारी पार्टी में रहकर और लगातार 4-4, 5-5 पोस्ट के माध्यम से हमने यूजीसी का विरोध किया। आप जैसा कि ये देख सकती हैं
हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में डाला था। बहुत सारे लोगों ने इसको 32,000 लोगों ने लाइक किया, मिलियन लोगों ने इसको सपोर्ट किया, व्यू किया। और इसमें बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र रूप से और खुले विचार से हमने इसकी आलोचना और भर्त्सना करते हुए जल्द ही इस पर पुनर्विचार अपने सरकार से, मैं जिस सत्ता में हूँ, जिस सत्ताधारी दल में हूँ, अपने ही दल से और अपने ही सीनियर लीडर से इस पर पुनर्विचार की हमने याचना की। और ऐसा ना होने पर इसका भारी नुकसान भी भुगतने की बात हमने कही। और केवल एक पोस्ट के माध्यम से सांकेतिक विरोध नहीं किया, मैंने बैक टू बैक चार अलग अलग पोस्ट डाले और सबों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और जनता का एक अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर अन्याय होगा, जहाँ गलत होगा, पार्टी कोई भी रहे, मैं अपनी जबान बंद रखने वाला नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, मैं किसी की हकमारी की बात नहीं करता, लेकिन हमारी भी हकमारी हो, मैं ये भी बर्दाश्त 2 पोस्ट कर देने से, 4 पोस्ट कर देने से आप अपनी ज़िम्मेदारियों की तीसरी कर देंगे। आप क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो सड़क पर नीट छात्रा मामले में लाठी डंडे खा रहे थे? उस समय आशुतोष क्यों नहीं थे उस भीड़ में? ठीक है, पहली बात। जो यूजीसी का भी मामला है, जगह-जगह बैनर पोस्टर लेके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सिर्फ 4 पोस्ट करके ज़िम्मेदारी आपकी पूरी हो गई क्या? हम तो 4 पोस्ट बहुत ज़्यादा किए, 1 पोस्ट भी यदि सब लोग कर दें, चाहे सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, बिना लाभ और हानि देखे, बिना जाति का लाभ देखे, बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, दलित और ये किए, केवल ये देखे कि ये इंसानियत के नाते, हमारे बिहार के नाते, हमारे देश के नाते, ये समाज के नाते ये सही है या नहीं है, ये कानून, ये निर्णय सही है नहीं है। यदि सब लोग ईमानदारी पूर्वक यदि एक-एक पोस्ट ही कर दे तो ये काफ़ी है। दूसरी बात है, आपने सड़क पर संघर्ष करने की बात कही, तो आज करोड़ों में हमारे, यदि आप सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं या भूमिहारों की बात कर रहे हैं, तो करोड़ों में इनकी आबादी है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आशुतोष कुमार सड़कों पर लाठी खाया और हज़ारों की संख्या में खाया और लाखों लोग अपने घरों में बैठकर तमाशबीन बने रहे। कई बार ऐसा हुआ कि आशुतोष के ऊपर मुकदमे हुए और कई बार ऐसा नहीं, 3 दर्जन मुकदमे हुए। बिहार से लेकर तिहाड़ जेल तक का सफ़र करना पड़ा। अभी भी हर महीने 2 तारीख लगती है हमारी, दिल्ली में जाता हूँ। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी, मजबूरी हमारी ये रही कि पारिवारिक उलझनों में फँसा रहा, इस वजह से पिछले 2 महीनों से मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाया। लेकिन उस ऐसा नहीं है कि पिछले 2 महीनों को में जो पारिवारिक उलझनों में मैं सक्रिय नहीं रह पाया, तो हमारे 14 साल के संघर्ष को यूँ भुला दिया जाएगा। हमने अपनी जवानी इस समाज के नाम दी है, बिहार के नाम दी है। तो आगे भी चूँकि हमारी ये ज़हन में है कि मैं एक बेहतर बिहार के निर्माण में अपनी गिलहरी भूमिका कैसे निभा सकूँ, बेहतर राष्ट्र के निर्माण में कैसे अपनी भूमिका निभा सकूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही निभाऊँगा या मैं ही सूत्रधार बनूँगा, लेकिन मैं उसमें जैसे राम सेतु बन रहा था, तो गिलहरी वो अपने रोमकूप में वो मिट्टी या क्या बोलते हैं उसको, कंकड़ ऐसे ही ये लपेट कर और वहाँ जाकर झाड़ती थी। तो वहाँ बानर पूछते थे कि इससे क्या हो जाएगा? बोले कोई बात नहीं, कम से कम भविष्य इतिहास जब लिखी जाएगी तो मेरा नाम इसमें जोड़ा जाएगा कि मैं राम सेतु बनाने में हमने भी अपना योगदान दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार से हमारा योगदान रहे। लेकिन एक बात बताइए, संडे को भी, पिछला जो रविवार गुजरा है आशुतोष जी, उस दिन भी नीट छात्रा मामले में पीड़ित परिवार, उनसे जुड़े उनके लोग, उनके समर्थक, उनके जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, वो सब जुटे थे पटना के गर्दनी बाग में। एक नेता नहीं आया। कुर्मी चेतना, सुनिए ना आशुतोष जी, सुनिए ना। 1994 में कुर्मी चेतना रैली हुई, सरकार के साथ होते हुए भी नीतीश कुमार खड़े हो गए मंच पर। उस एक्टिविटी ने, उस एक्शन ने उनको नेता बना दिया। ठीक है, तो उस समय लोग टकटकी लगाए रविवार को आपकी तरफ देख रहे थे आशुतोष जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज ही, शायद आपसे पहले चर्चा भी, आज ही और 1 घंटे पहले मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं लगातार वहाँ पर अपने केस के सिलसिले में और कुछ आपको बताया जो कि ज़िम्मेवारियाँ बढ़ी हैं और 14 वर्षों से हमने कोई समय नहीं दिया, चूँकि एक भाई था तो बाकी ज़िम्मेवारियों को भी निभाता था, घर से लेकर सब चीज़ें। अब तो सारी की सारी जवाबदेही हमारे ऊपर आई है और मैं सारा, एक तरफ यदि उन बच्चों को छोड़ दूँ जिनके पापा आज गुज़र गए, उस बूढ़े माँ-बाप को छोड़ दूँ जिनका जवान बेटा चला गया और इन घर की ज़िम्मेवारियों को छोड़कर, इन बच्चों की ज़िम्मेवारी को छोड़कर और मैं सड़क पे केवल वो दूसरे को देखता रहूँ, तो इनके साथ भी अन्याय हो जाएगा। मैंने 14 वर्षों तक समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध में सड़क पर उतरकर संघर्ष किया हूँ। लेकिन अब ये समय है कि 2-4 महीने तो कम से कम घर की परिस्थिति को सुधारने के लिए मुझे समय दिया जाए और मैं आप जैसे जागरूक पत्रकार या जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इनके माध्यम से ही ये बात समाज में रख रहा हूँ कि मैं निष्क्रिय नहीं हुआ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ।
थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और वो भी अपनी जवाबदेही को ही देखते हुए रुका हूँ और वापस फिर से आप सबों के बीच में रहूंगा। आज नीट छात्रा का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, इस देश में या हमारे राज्य में तो मामलों की कमी होती नहीं है। महीने दिनों में फिर कोई और मामला आएगा, तो जब जब इस आशुतोष की आवश्यकता पड़ेगी तब तब हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। आपके 2 जवान बेटे हैं, 15-17 साल के होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यूजीसी की जो नई नियमावली है, जवान बेटों के पिता होने के नाते, एक खुद युवा होने के नाते डर लगता है कि भाई अगर कैंपस में ऐसी नियमावली आ गई तब हमारे बच्चों का क्या होगा? आपने देखा ही आगे उस पर भी आपके भाई पर भी बातचीत होगी। किस तरीके से पर्पसली टारगेट किया जाता है हमारे समाज के लोगों को? क्या कहेंगे? आज हमारा बच्चा, कल किसी और का बच्चा। देखिए, दर्द तो सभी को बराबर होता है। आज मेरा भाई गया तो मुझे तकलीफ हो रही है, इसके जगह पर किसी और का भाई गया होता तो उसे तकलीफ होती। तो किसी के बच्चे के साथ भी यदि जाति के आधार पर ये मान लिया जाए कि भाई ये इस जाति का है तो ये अपराधी होगा और ये इस जाति का है तो इसने अपराध नहीं किया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है और मैं इसका बिल्कुल केवल भर्त्सना या आलोचना नहीं, मैं खुला विरोध किया हूँ। और हमारे शब्द यदि आप देखेंगे तो शायद इतनी हिम्मत शायद ही कोई ऐसा नेता जुटा पाए जो सत्ताधारी दल में हो, जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया है और जिस तरीके से जिन हार्ड लैंग्वेज में हमने इसका विरोध किया। तो निश्चित रूप से मेरा बेटा यदि जवान ना भी होता या कॉलेज ना भी जा रहा होता, यदि किसी और के बेटे के साथ भी ये भेदभाव होती, तब भी मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जो गलत है वो गलत है हमारे। तो यूजीसी जैसे काले कानून नहीं बनने चाहिए। यूजीसी पर जो कानून बना है अभी, ये नहीं बनना चाहिए। और इस देश में सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है। और जाति के आधार पर किसी को अपराधी मान लेना, ये तो आप संविधान के साथ में, आप मानवता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, इंसानियत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा का बयान आया, पप्पू यादव का भी बयान उसी दिशा में आया कि भाई सामाजिक न्याय तभी होगा जब ब्राह्मण की, सवर्णों की बेटियों की शादी हमारे बच्चों से होनी शुरू हो जाए, दलितों के बच्चों से होनी शुरू हो जाए, पिछड़े वर्ग के बच्चों से होनी शुरू हो जाए। कैसा लगता है ये सब बयान सुनते हैं तो? नहीं, पप्पू यादव जी या संतोष वर्मा की आप जो बात कही है तो बहुत बढ़िया पहल इन्होंने कही है और शुरुआत तो खुद से करनी चाहिए। जैसे मैं तो कहता हूँ कि पप्पू यादव जी का बेटा बड़ा हैंडसम है और सुना हुआ अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, काफी पढ़ा लिखा है, 5-5 बार सांसद रहे, पिता का बेटा है, अच्छा फ्यूचर है उसका। तो मैं तो चाहूंगा कि किसी दलित या किसी अन्य पिछड़े वर्ग की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दें पप्पू यादव जी। और मैं तो कहूंगा कि दलित पिछड़ा ही क्यों, वो तो अल्पसंख्यक समाज में भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां से वो सांसद है वहां पर काफी वोट है अल्पसंख्यकों का। तो ये तो हर चीज में अपनी राजनीति ही देखते हैं और राजनीतिक हिसाब से बयानबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका भाईचारा भी कायम रह जाएगा यदि किसी मुस्लिम लड़की से अपने बेटे की शादी कर देते हैं तो, लड़की से, और साथ ही साथ इनकी राजनीति भी हित सध जाएगी, दोनों काम हो जाएगा, भाईचारा भी कायम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शुरुआत उनको अपने घर से ही करना चाहिए और अपने बेटे की शादी किसी अन्य पिछड़े वर्ग की लड़की, किसी दलित समाज की लड़की, किसी महादलित समाज की लड़की या किसी मुस्लिम समाज की लड़की से कर देनी चाहिए, ताकि ये भाईचारा का संदेश समाज में जाए और इनको देखकर दूसरे लोग भी इस तरीके से और करें। आशुतोष जी, ये माना जाए कि क्या आप भूमिहार नेता की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं? क्योंकि अगर भूमिहारों का नेता बने तो उसमें कहते हैं कि राजनीतिक फायदा नहीं है, राजनीति में सवर्ण की स्थिति दलित जैसी है, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, आशुतोष कुमार हर निर्णय अपने फायदे के हिसाब से नहीं करता है और भूमिहार होना मेरे लिए गर्व की बात है। और जिस प्रकार से मेरे लिए भूमिहार होना गर्व की बात है, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो भी जिस समाज में पैदा लेता है उसे अपने समाज पर गर्व होता है और मेरी तो ये पहचान रही है। आज मैं यदि कह दूं कि मैं भूमिहार नेता होना पसंद ना करता हूं, मैं सभी जातियों, तो ये मेरी जो आज पहचान है। आज मैं दिल्ली में सड़क किनारे यदि 2 मिनट कहीं खड़ा हो गया गलती से गोलगप्पा खाने के लिए या चाट समोसे खाने के लिए, तो वहां 2-4 लोग मिल जाते हैं। तो ये मेरी पहचान भूमिहारों ने दी है, यह भूमिहारों की बदौलत है। तो मैं इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। इसे खोने का मतलब है कि मेरे अस्तित्व को खोना। हाँ, ये बात अलग है कि अन्य समाज, जैसे मैंने शुरुआत से ये बात कही है कि पहले घर को जोड़ रहा हूँ, फिर मैं गांव को जोड़ूंगा और धीरे धीरे जिला और राज्य और देश तक जोड़ने का प्रयास करूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी। तो समाज में एकता की कमी थी और बहुत हद तक हमने प्रयास भी किया और लोगों का सहयोग मिला। तो आज देख रहे हैं कि जिन भूमिहारों के लिए भू शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं होता था, आज खुलेआम भूमिहारों की सभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं
विधानसभा और लोकसभा में भूमिहारों की बात होने लगी है। और हर 5 साल के बाद जो 15 से 20% हमारी विधानसभा में भागीदारी घट रही थी, आप यदि देखेंगे 2000, 2005, 2010, 2015, 15 तक, अब यदि आप 20 को देखें, 25 को देखें, तो ये घटने के बजाय हमारी उपस्थिति बढ़ी है। हम 18 पर पहुंच चुके थे, अब पिछले बार 21 पर और इस बार 30 तक पहुंचे हैं। तो हम अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, अन्य वर्गों को भी साथ लेकर चला जाए, केवल सामान्य वर्ग नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, अन्य दलित वर्ग हैं या दूसरे जाति धर्म के भी लोग हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने साथ लेकर चलने का काम किया है, जिनको श्री बाबू को जो अपना आदर्श मानते थे, या श्री बाबू ने या राजनारायण जी ने अपने जीवन जिन वर्गों के लिए कुर्बान कर दी, उन वर्गों को भी साथ लेकर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और राजनीति में केवल एक जाति का नेता नहीं होता, हम सामाजिक संगठन चलाते हैं जाति के, जैसे हर जाति का एक संगठन बना हुआ है, तो भूमिहारों का भी एक संगठन है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है, भूमिहार ब्राह्मणों का संगठन है। तो ये संगठन ये अलग चीज है, ये गैर राजनीतिक है, लेकिन जब राजनीति में आप आते हैं, जैसे हम बीजेपी में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं भूमिहारों का नेता होकर बीजेपी में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक युवा नेता के तौर पे हूँ, एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे हूँ, और सभी जाति सभी धर्म के लोग जो भी इससे जुड़े हैं या जो भी इसमें विश्वास रखते हैं, मैं सबके लिए काम करता हूँ। जहां से नीट छात्रा है, जहानाबाद से आप चुनाव लड़े, 13,000 से ऊपर आपको वोट मिला। हमारे मैक्सिमम समर्थक तो युवा ही हैं, मतलब अंडर 40 हैं, और वो क्या है, एक गार्जियनशिप में बेचारे रहते हैं, तो उनके गार्जियनों को फोन कर करके धमका कर कि आपका बेटा बड़का नेता बन रहा है, वो आशुतोष को समर्थन क्यों कर रहा है, कल के डेट में यदि उसे फंसा दिया जाएगा, जेल चला जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। परिवारजनों को पैसे का लालच देकर, धमकियां देकर जिस प्रकार से तोड़ा गया हमारे समर्थकों को, और इतना ही नहीं हुआ, जिस दिन वोटिंग था, मैं इन नेताओं की कूटनीति को उतना ढंग से समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया अनुभव था और मेरे बाप दादा परदादा कोई नेता नहीं रहे, इसलिए मैं बहुत इन चीजों को जानता नहीं कि इनका छल क्या होता है, प्रपंच क्या होता है। लगभग आधे से ज्यादा बूथों पर सुबह सुबह ई रिक्शा और ऑटो के माध्यम से ये प्रचार करवा दिया गया कि आशुतोष कुमार फलाने नेता के समर्थन में बैठ गए हैं और अपना समर्थन उनको दे दिए हैं। और कल तक जो पूरा गांव मेरे समर्थन में खड़ा था, वो अचानक से सुबह मुझे फोन कर रहा है कि भैया सुन रहे आप बैठ गए क्या। अब बताइए कितने लोगों को सुबह सुबह बूथ पर जाकर बताया जा सकता है एक लोकसभा क्षेत्र में। तो ये सारी बावजूद इसके जो 13,000 से अधिक लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए तमाम अटकलों को दरकिनार करके, तमाम धमकियों को, तमाम प्रलोभनों को दरकिनार करके हमें जो अपना समर्थन दिया, इसे मैं अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और मैं आजीवन उन सबों का कर्जदार रहूंगा और मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपने बीजेपी ज्वाइन किया, सबको उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे कि आप किस मंशा से बीजेपी ज्वाइन किए थे, इस पर बताइए। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, वो बोलने की बात में यदि कह दे कि नहीं मुझे तो राजनीति नहीं करना भैया, मुझे तो विधायक सांसद नहीं बनना, मैं तो मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो नेता नहीं, तो भैया पार्टी क्यों ज्वाइन की हो। घर में बैठ लेते, बहुत काम है, सड़क पर बहुत लोग सो रहे हैं, फुटपाथ किनारे जाकर उनकी सेवा कर लीजिए। यदि आप राजनीतिक दल का हिस्सा बने तो इसका मतलब है कि आप राजनीति करने आए हैं, और राजनीति करने आए हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे, आप विधायक बनेंगे, आप सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। मैं बिना लाग लपेट का बोलता हूँ, हाँ मेरी भी मंशा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, आज भी है, आगे भी रहेगी। मौका मिलना न मिलना ये तो पार्टी के ऊपर है। और बात रही कि किस मंशा से, तो जिस समय मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा था, माननीय विजय सिन्हा जी से भी मिला था, माननीय सम्राट चौधरी जी से भी मिला था, और इन्हीं सम्राट चौधरी जी के पहल पर और अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी के पहल पर मैंने पार्टी भी ज्वाइन की। और जब ज्वाइनिंग की बात हुई तो माननीय सम्राट चौधरी जी ने ये पूछा भी कि आशुतोष जी आपका कोई कंडीशन भी है। हमने साफ साफ वहां कहा कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है। शर्त रखकर पार्टी में आने का क्या फायदा। दम तो तब दिखे जब पार्टी में बदले में सम्राट ने कुछ आश्वासन दिया, बदले में सम्राट चौधरी ने कुछ आश्वासन दिया कि आइए चुनाव लड़वाएंगे। नहीं, सम्राट जी ने कहा कि ये अच्छी बात है कि आप बिना शर्त के आ रहे हैं, तो पार्टी भी आप पर निश्चित रूप से आप पर विचार करेगी और आगे आपके लिए अच्छा होगा। और मेरा ये मानना है सुकन्या जी की भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। यदि आप में क्षमता होगी,
पार्टी को आपसे लाभ दिखेगा तो निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ाएगी। और यहाँ ये सिस्टम तो है नहीं कि लालू जी के बाद अब लालू जी का बेटा ही होगा, ये सिस्टम तो है नहीं। यहाँ तो सिस्टम है नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव का नंबर आ गया, ये तो बीजेपी है। यहाँ तो किसी रेखा गुप्ता को उठाकर बना दिया जाता है, यहाँ तो किसी रघुवर दास को उठाकर बना दिया जाता है, यहाँ तो किसी मोहन यादव को बना दिया जाता है, भजन लाल को बना दिया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। भाई मैं कहता हूँ कि ऐसी हवा में तीर मारने, अंधेरे में तीर चलाने का क्या फायदा। कौन बनेंगे बीजेपी में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कयास लगाया जाता है, सबके अपने अपने पसंदीदा नेता होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारे पसंद के नेता बने। आप किस गुट के हैं और किसको बनाना चाहते हैं सीएम, अगर आपसे चॉइस पूछा जाए तो? मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और पार्टी का ही अब रहूंगा। मैंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी के अलावा जीवन में पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन किया है। ऐसे तो लोग हल्ला करते हैं कि आप आरजेडी में चले गए। मैंने तो आरजेडी के साथ गठबंधन तक नहीं किया, पार्टी ज्वाइन करने की अलग बात है। और पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन किया, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और ये सोच कर विचार कर किया कि हमारे समाज के 95% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, तो जहां हमारा समाज जाएगा हम वहीं जाना पसंद करेंगे। सारिका पासवान पर आपने बड़ी घटिया बयान दिया था, और ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं आप? घर में अपनी बेटी नहीं है इसलिए, दो बेटों के पिता है, बेटी नहीं है बेटी की इसलिए बात नहीं है। देखिए, अफसोस है बयान का? कभी कभी होता क्या है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जो जो व्यक्ति कब जब सीमा पार कर जाता है किसी भी चीज की, तो सामने वाला भी उस सीमा को पार कर जाता है। हालांकि मुझे कोई और रास्ता अपना लेना चाहिए था, और मेरा ये मानना है कि हर गंदगी पर यदि पत्थर मारते चलेंगे तो हमारे शरीर पे भी छींटे पड़ेंगे। उल्टे पुल्टे बयान दीजिए ताकि उन पर प्रतिक्रिया आए, और बाद में आकर फिर ये रोए गाए चिल्लाएं कि भाई हम तो ये महिला हैं, हम तो दलित हैं, हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया। और इनकी पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व जैसे तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में वो हमारी तस्वीर लेकर मोदी जी के साथ वाली, और वो हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर दिखाते रहे। तो ये लोग ऐसे ऐसे मौके ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उन चीजों से बचना चाहिए था। वैसे भी महिला का सम्मान हम लोग करने वाले लोग हैं, और या तो मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, मैं भावना में आकर उसमें बोला, या फिर मुझे किसी और रास्ते से निकल जाना चाहिए था, कोई और रास्ता। ठीक है, मानते हैं ना गलती हो गई। महिला किसी भी जाति समाज से हो, सम्मानित है, पूजनीय है, स्पेशली हम तो यही मानते हैं। देखिए, जाति और समाज होने की वजह से तो हमने दिया नहीं उनके ऊपर ये स्टेटमेंट। मैंने उसमें भी कहा था कि यदि ये हमारी जाति की होती तो क्या मैं इनको छोड़ देता। जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ये हमारे समाज के लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारे समाज का साथ दिया, जो हमारी जमीनों को कब्जा होने से रोका, जो हमारी गर्दनों को कटने से रोका, जो हमारे घर के बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए संघर्ष किए, आप उनको यदि अपमानित करेंगे, आप उनको यदि हत्यारा कहेंगे, गाली देंगे, तो भाई वो बर्दाश्त के बाहर। लेकिन क्या है कि अफसोस ये है कि इनकी पार्टी के लोग पुरुषों को पीछे कर देते हैं और महिलाओं को आगे कर देते हैं। खासकर उसमें भी दलित महिला हो तो उनको ज्यादातर आगे कर दिया जाता है कि आप बोलिए, और आप बोलिएगा और आप पर प्रतिक्रिया कोई देगा तो निश्चित रूप से वो बवाल मचेगा। तो बुरा दिखेगा मुझे वो लगता है व्यक्ति कि जो रिएक्ट करता है फीमेल पे, वो बुरा दिखता है आशुतोष जी। देखिए, ये जाहिर सी बात है ना कि महिला यदि महिला भी हो और सामने से वो कुछ भी बोल रही है और आप उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो फिर वो लोगों के नजर में आप बुरे बन जाते हैं। 95% लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो तय तक नहीं जाते कि आखिर कारण क्या रहा, एक महिला होकर इस प्रकार का बयानबाजी क्यों कर रही है, किसी समाज के महापुरुषों पर इस प्रकार की टिप्पणी क्यों कर रही है, या अपनी पार्टी के साजिश का शिकार क्यों हो रही है, क्यों अपने समाज को अपमानित करवा रही है, क्यों महिला वर्ग को अपमानित करवा रही है। तो इन चीजों से उन्हें बचना चाहिए था, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की गंदगी फैलाने वालों से किनारा कर लेना ही मेरे लिए ज्यादा उचित था उस समय। ये बताइए कि तेजस्वी को भूमिहारों का वोट दिलाने की जिम्मेदारी आपने उठाई थी। कहाँ आप सांप और नेवले की दोस्ती कराने चले गए थे? हाँ, ये बात सच है कि मैं सांप नेवले की दोस्ती कराने गया था, ये बात सच है। लेकिन उस समय मुझे लगा कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते होंगे। उन्होंने कई बार मंचों से कहा कि मैं A to Z की बात करता हूँ, मैं सबको लेकर चलता हूँ। MLC के चुनाव में जब उन्होंने कार्तिक मास्टर साहब को टिकट दिया, तो उन्होंने खुलेआम मंच से कहा कि यादव समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि भूमिहार
कैंडिडेट को वोट दीजिए, मोकामा क्षेत्र में कहीं वो भाषण दे रहे थे। इन चीजों को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि लगता है कि ये बदला हुआ राजद है। मुझे लगा कि आज के दौर का राजद है ये, लालू जी के शासनकाल वाला राजद नहीं है, वो दौर वाला राजद नहीं है। अब ये पढ़ी लिखी टीम वाला राजद है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जहां पर मेरे मंच पर आकर तेजस्वी जी कह रहे थे कि आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप और हम मिल जाएंगे तो किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो हमें चुनाव जीतने से रोक दे। आप लोग हमें वोट दें या न दें, लेकिन जो आपका हक अधिकार बनता है वो आपको हम देंगे। मैंने बहुत सारी चीजें, हम अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगने आए हैं, साफ साफ उन्होंने हर चीज को कहा। इंसान वही बेहतर होता है जो अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांग ले, उसमें सुधार कर ले। और मैं इतनी तेजी से गिरगिट को भी रंग बदलते नहीं देखा था जितनी तेजी से तेजस्वी यादव को रंग बदलते देखा। हमारे मंच पर आकर कहते हैं कि A to Z की बात कर रहे हैं, और ठीक उसी बापू सभागार के मंच पर ठीक 15 दिन बाद उसी मंच पर, मुझे लगता है कि वो जरूर उन्हें उस बात का रिकॉल हो गया होगा कि इसी मंच पर आकर हमने A to Z की बात करी थी। और उसी मंच पर आलोक मेहता जी एक कार्यक्रम, वो कार्यक्रम कर रहे थे जिस कार्यक्रम का नाम ही था 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है। तो भैया वो 10 क्यों छोड़ रहे हो आप? तो फिर A to Z की बात क्यों कर रहे हो आप? जब वो 10 आपको शोषक नजर आ रहे हैं, उन 10 के खिलाफ में आपको बात करनी है, तो फिर A to Z तक बात कैसे कर रहे हैं? या तो आप D से लेकर Z तक बात कीजिए, या फिर A से लेकर आप W तक बात कीजिए, Z तक तो हुआ नहीं। 10 तो आपको छोड़ने होंगे, 10 को पकड़ना होगा, 3 चीजों से बचना होगा। और ये चीजें अभी तेजस्वी समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि विरासत में राजनीति मिली इनको और ये उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और यही वजह रहा कि आज आप आरजेडी का जो हालत आप देखे हैं पिछले चुनाव में, इनका जो घमंड है, अहंकार है और ओवर कॉन्फिडेंस, चुनाव लड़ने के 3 महीने पहले ही तेजस्वी अपने आप को सीएम मान चुके थे कि मैं तो मुख्यमंत्री बन गया। इनका जो प्रोटोकॉल होता है वो अभी से ही शायद लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी राबड़ी जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी कभी वो प्रोटोकॉल नहीं रहा जो प्रोटोकॉल ये फॉलो करवाते हैं। तो जनता को अपने बीच का नेता चाहिए, जनता को वैसा नेता चाहिए जो उनके सुख दुख को सुने, समझे और वो महसूस करे। ये नहीं केवल चुनाव में हम ऐसे ऐसे करके घूमे और हरियर गमछी लहरा दें, हेलीकॉप्टर से जाकर हाथ हिला दें और जनता हमको वोट दे दे। उनके बीच में जाना होगा, रहना होगा, समझना होगा। ये चीजें अभी तेजस्वी यादव को सुधार करनी होगी अपने भीतर। ये बताइए कि मुझे लगता है बीजेपी में आप अंडर यूटिलाइज है, आपका इस्तेमाल बेहतर हो सकता था, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे चुनाव में मौका देना हो। आपको लगता है आप अंडर यूटिलाइज है, उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा है? चुनाव में बीजेपी ने जहां जहां हमें जिम्मेवारी दी पार्टी ने, और मैंने 99% रिजल्ट लाने का प्रयास किया और आया भी अपने हिसाब से। जहां जहां पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं 6 विधानसभा में प्रचार के लिए मुझे भेजा गया। एक बार पवन सिंह जी के साथ में बतौर स्टार प्रचारक, एक बार रवि किशन जी के साथ में 3 विधानसभा में, पवन सिंह जी के साथ में 2 विधानसभा। तो इस प्रकार से मैं 6 विधानसभा में टोटल गया, जिसमें से 5 सीटें हम लोग जीत कर आए। तो मुझे लगा कि मेरे हिस्से में जितनी जिम्मेवारियां पार्टी ने दी मैंने उससे बखूबी निभाया इलेक्शन में। और इलेक्शन के कुछ ही दिनों के बाद हमारे घर में भी ये घटना घट गई। ये दुर्भाग्य कही है कि मैं ज़्यादा अभी समय पार्टी में नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अब आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को, अपने शुभचिंतकों को ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, मैं पुनः पहले से ज़्यादा सक्रिय और ताकतवर रूप से जमीन पर सक्रिय दिखूंगा और आप सबों के बीच में दिखूंगा। और पार्टी जैसा चाहे, जिस प्रकार से चाहे, हमारे ऊर्जा का, हमारे साथियों का इस्तेमाल करे पार्टी को मजबूत करने में, बिहार को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में। एमएलसी की 9 सीट खाली हो रही है, आपका नाम भी चर्चा में है, कुछ बातचीत चल रही है, बताइए। क्योंकि एक और बात जोड़ दूं, आपने कहा कि भाई संख्या बढ़ गई है हमारे समाज की, लेकिन आप देखिए ना राज्यसभा में एनडीए से एक व्यक्ति भी भूमियार या राजपूत नहीं है, खाली है। बिहार कोटे से अगर हम बात करें, भूमियार एक व्यक्ति है, वो महागठबंधन का अखिलेश सिंह। तो कहीं ना कहीं ज्यादती तो राज्यसभा में हुई है। सच बात है कि जहाँ कभी 6 राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, और पिछले पिछले भी आप देखेंगे तो 4 सांसद भूमिहार हुआ करते थे। एडी सिंह जी की बात कर लें, या माननीय विवेक ठाकुर जी की बात कर लें, या राकेश सिन्हा जी की बात कर लें,
उधर कांग्रेस से अखिलेश बाबू। तो ये सच है कि राज्यसभा में हमारी अनदेखी हुई है और एमएलसी में पार्टी को चाहिए कि इस बड़ी क्षति का भरपाई करें, एक वर्ग को नाराज करके ना चलें। जो वर्ग सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका चुनाव रहे या चुनाव के बाद हो, जो समाज इस पार्टी के लिए सबसे मजबूती से खड़ा रहा है, इनके पार्टी के वोटर कार्यकर्ता बनाने से लेकर बूथ पर लाठी गोली खाने और चलाने तक, तो इस समाज के लोगों को नाराज न करते हुए, इनकी भावनाओं का कद्र करते हुए, सम्मान करते हुए, मुझे लगता है कि पार्टी को इस पे विचार करनी चाहिए, एमएलसी वाले इस कोटे में भरपाई करके। ठीक है आशुतोष जी, आपने कहा कि पिछले दिनों कुछ समय से सवर्णों की राजनीति जो है वो अपने बेहतर दौर में या बेहतर कंडीशन में बिहार में खास तौर पर दिखाई दे रही है। एक बात कहा जाता है, जो बीजेपी विरोधी वो कहते हैं कि भाई जो स्थिति मुसलमानों की महागठबंधन में है दरी बिछाने वाली, वही स्थिति एनडीए में या बीजेपी में सवर्णों की है, दरी बिछाओ। एक दौर था जब केवल और केवल एक पार्टी पर आश्रित थे सवर्ण समाज के लोग और दूसरे पार्टी तरफ अपनी पीठ किए थे कि भैया हम तो तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, तुम्हें वोट देंगे नहीं, तुम्हें सपोर्ट करेंगे नहीं, तुम्हारे टिकट की भी आवश्यकता हमें नहीं है और तुम्हारे सिंबल की आवश्यकता नहीं है। हम जब भी करेंगे वोट तो इसी दल को करेंगे, इसी गठबंधन को करेंगे। लेकिन पिछले दो चुनावों को आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला होगा। भूमिहार बाहुल क्षेत्रों में, राजपूत बाहुल क्षेत्रों में, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्रों में, जहाँ पर अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, जिसे लोग सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार से लोग वोट करके, जैसे आप देखे होंगे जहानाबाद चुनाव में, विधानसभा में राजद कैंडिडेट का जीतना, राहुल शर्मा, मटिहानी में बोगो सिंह का जीतना, कई जगहों पर, हालांकि बहुत जगह ऐसा जैसे अस्थामा विधानसभा का था, जैसे पर्वता विधानसभा का था, जैसे लालगंज विधानसभा का था, जहां लोगों ने एक उम्मीद लगा रखी थी कि यहाँ बड़े मार्जिन से राजद कैंडिडेट की जीत होगी, वहां उल्टा हुआ। लेकिन कुछ जगहों पर बदलाव देखने को मिला। तो अब क्या है कि पार्टी से ऊपर उठकर भी लोग इधर उधर विचार कर रहे हैं। यदि पार्टी केवल यूज करना चाहे किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी भी समाज की बात कर रहा हूँ, तो अब मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। और अब केवल ये नहीं कहा जा सकता कि भूमिहार या सवर्ण केवल दरी बिछाने वाले, झंडा ढोने वाले रहे। एक समय था जब केवल पिछड़े दलित की ही बात यहाँ पर होती थी और मंचों से पार्टियों के लोग, खास करके सत्ता में बैठे लोग, सवर्ण का स शब्द भी इस्तेमाल करना उचित नहीं समझते थे, भूमिहार का भू शब्द बोलना उचित नहीं समझते थे। और लेकिन आज वो दौर बदला है। आज हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे सांसद और युवाओं ने उन्हें मजबूर किया है सवाल कर करके, पूछ कर कि भाई आप हमारा वोट लेते हैं, हमारे अधिकारों की बात क्यों नहीं करते। तो आज संसद में भी सवर्णों की बात उठाई जा रही है, आज विधानसभा और विधान परिषद में भी सवर्णों की बात हो रही है और खुलेआम मंचों से भी अब सवर्ण शब्द का इस्तेमाल करने से कोई परहेज नहीं करते। तो अब ये कंडीशन नहीं रही। हाँ, मुसलमानों की स्थिति ये जरूर है कि राजद उनका भरपूर इस्तेमाल करती है। आप टिकट बंटवारे से लेकर विधायकों की संख्या तक देख लीजिए, सांसदों की संख्या तक देख लीजिए, 18% मुसलमान राजद को या महागठबंधन को वोट करते हैं और 14% यादव राजद को वोट करते हैं। यादवों के विधायकों की संख्या या जितने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए राजद की तरफ से जो बांटे गए, उसमें यादवों को कितना टिकट दिया गया, मुसलमानों को कितना दिया गया, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। आशुतोष जी, उनको तो फल मिल गया, समझा दिया एआईएमआईएम ने आरजेडी को, ठीक है। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा एआईएमआईएम सवर्णों का खड़ा हो जाए बिहार में। देखिए ना, अभी सीएम के नामों की हम चर्चा कर रहे हैं आशुतोष जी, उसमें कहाँ बात हो रही है सवर्ण सीएम की? उसका नाम ही काट दिया कोई, मतलब नहीं कहते हमारे बिहार में भात काट देना, हटा दो, चर्चा में ही मत रखो। क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या जी, जैसे राजनीति है ना, ये एक ध्रुव पर ऐसे घूम रही है, चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है जातियों की, वर्गों की। जैसे सूर्य की परिक्रमा चारों तरफ से कैसे तमाम ग्रह करती रहती हैं, उसी प्रकार से राजनीति परिक्रमा करती जातियों की। जब
1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद से लेकर आप देखेंगे तो 25-30 वर्षों तक देश में भी और तमाम राज्यों में भी लगभग 75-80% राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री सवर्ण ही रहे। उसके बाद आप ले लीजिए तो ओबीसी का दौर आया, तो यहाँ लालू प्रसाद यादव जी, उधर मुलायम सिंह यादव जी, इधर नीतीश कुमार जी, तो देवीलाल, तो और कौन कौन, पूरे देश में ओबीसी वर्ग का उदय हुआ और ओबीसी के मुख्यमंत्री हुए। अब भी ओबीसी वाला दौर चल रहा है, कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद दलितों का समय आएगा और उसके बाद हो सकता है कि सवर्ण तब तक मुंह खोलने लायक रहे या संघर्ष करने लायक बचे, तब फिर से सवर्णों की बारी आ सकती है। फिलहाल तो अभी लंबा इंतजार मेरे हिसाब से सवर्णों को करना पड़ेगा। सवर्णों की बदहाली की बात हो रही है, जो भी आपके भाई के साथ इंसिडेंट हुआ उसको लेकर कई न्यूज आए, लगातार आप चर्चाओं में बने हुए थे। राहुल चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है, कई सीसीटीवी फुटेज का जिक्र आपने भी मेरे साथ बातचीत में किया, आपने साझा भी किया कुछ मुझसे। वो मिनिस्टर हफीजुल हसन का जो है आदमी बताया जाता है, करीबी बताया जाता है। कहीं वो बंदूक लहराते दिखाई दे रहा है, कभी अस्पताल पहुंचे आपके भाई के साथ खड़े लोग थे उनको थप्पड़ मार रहा है। जब आप जैसे रसूखदार सत्ता से जुड़े लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम आम आदमी क्या उम्मीद करें? आप तो सबूत सबको दिखा रहे हैं, दरवाजा दरवाजा घूम रहे हैं, कहाँ न्याय है? देखिए, पार्टी मोह में हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी अंधे हो गए। यही कल्पना सोरेन है, जब इनके पति हेमंत सोरेन जेल में थे तो मुख्यमंत्री आवास से हमारे लिए खबर भिजवाया था उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बिहार में, कि मैं गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। कल्पना सोरेन जी की बात मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, और ये सब लोग जानते हैं, पूरे झारखंड में जानते हैं कि मेरे पति जेल में है, उनको फंसाया गया है, मैं गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हूँ, वहाँ 12,000 भूमिहारों का वोट है, आशुतोष जी आपका समर्थन चाहिए। और उन्होंने समर्थन मांगा तो मैं जाकर 4 दिन तक उनके क्षेत्र में गांडे गिरिडीह में रुकता था और रोज गांडे विधानसभा के भूमिहार के गांव में जाकर उनके लिए वोट मांगता था। और पहली बार ऐसा हुआ कि 12,000 वोट में से मतलब 60% वोट पोल करते हुए 8,000 वोट भूमिहारों ने कल्पना सोरेन जी को दिया और उनकी जीत हुई। उस आशुतोष कुमार को न्याय मिलने में जब इस प्रकार से देरी हो रही है, ये पार्टी के अपने युवा अध्यक्ष को बचाने के चक्कर में जो साइबर अपराधी है, अभी आपने देखा होगा जो इंडिया के टॉप 10 जो सूची में शामिल है शहरों का नाम जो साइबर अपराध में, उसमें एक देवघर भी है, जामताड़ा भी है, मधुपुर भी है। और ये जामताड़ा से लेकर मधुपुर, सारठ होते हुए देवघर तक ये पूरे चेन, पूरे सिंडिकेट को संरक्षण दिलवाने वाला, ये चोरों को संरक्षण दिलवाने वाला ये चोर का सरदार राहुल चंद्रवंशी, यही मंत्री हफीजुल हसन को पैसा पहुंचवाता है तमाम साइबर अपराधियों से। ये बैठे हुए जितने भी डीएसपी जो अनाउंस करता हुआ फिर रहा था, डीएसपी ये जो बंदी के दिन में लड़कों को डंडा मार के भगाते हुए दिख रहे थे, ये थाना में जो आईओ बने हैं, ये जो थाना प्रभारी हैं, रोज का शाम के 2 सालों का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए सीसीटीवी का, तो रोज शाम 8 बजे राहुल चंद्रवंशी थाना जाता है, थाना प्रभारी के साथ बैठता है, वहां के स्टाफ लोग के साथ बैठता है, उनके साथ दारू पीता है, उनको पैसा पहुंचाता है, उनको लड़की पहुंचाता है। तो ये दलाल टाइप का आदमी इसको संरक्षण दे रहे हैं और ये अंधे हो चुके, धृतराष्ट्र बन चुके। हेमंत सोरेन को समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार चोर, डकैत और दलाल और इस टाइप के लोगों को ये पार्टी में युवा अध्यक्ष बनाकर रखे हुए हैं और उसको इस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं। सब कुछ वीडियो फुटेज में सामने है, सब कुछ दिख रहा है। खैर, उनकी सत्ता है, वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमें न्याय मिलने में देरी करा सकते हैं। प्रशासन के लोग हो सकता है कि हमें न्याय न दिला पाए, हो सकता है कि न्यायपालिका के तरीके से हमें न्याय मिलने में देरी हो। मुझे हालांकि न्यायपालिका में पूर्ण भरोसा है, जिस प्रकार से देवघर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसके बेल को रिजेक्ट किया, नो कॉर्सिव उसने अप्लाई किया था कि मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगे, उससे भी रिजेक्ट कर दिया गया। बावजूद इसके वो खुलेआम घूम रहा है। हाईकोर्ट में उसने नो कॉर्सिव अप्लाई किया था, हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इसकी पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। बावजूद इसके वो हर रोज कार्यक्रमों में घूमता है। ये कल जाकर एयरपोर्ट पर कल्पना सोरेन को रिसीव किया है, ये रोज अलग अलग कार्यक्रमों में रहता है, ये खुलेआम देवघर में घूमता है, वहां एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, आईओ सब अंधे हो चुके हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो ये अंधे हैं चूंकि इनका भाई नहीं गया, इनका बेटा नहीं गया, इनके जेब में मोटा रकम गया है, इन्हें दूसरे प्रकार की सुविधा और फैसिलिटी इसके माध्यम से दी जाती है।
तो हमारा स्पष्ट मानना है कि हम इनके भरोसे बैठे भी नहीं है। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का हम भी इंतजार में है कि भाई इनके तरफ से न्याय कब मिलेगा। हम न्याय लेना बखूबी जानते हैं। कब्जे किए जा रहे थे, लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, तो हमें सरकार या प्रशासन के लोग न्याय दिलाने नहीं आए थे, हम लोगों ने खुद न्याय लिया था। हमारे जब भाइयों के गर्दन काटे जा रहे थे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, तो हम किसी सरकार प्रशासन के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे थे। हम उस समय अपनी सेना बनाए और खुद लड़े। तो आज भी आशुतोष कुमार ये सक्षम है कि देवघर में बीच चौराहे पर खींचकर उसकी टांग तोड़ सकता है। जब चाहे तब 1 घंटे के भीतर उसे सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। हम खुद एक वैसे दल में जीते हैं जिसकी एक लोकतंत्र में आस्था है। तो हम चाहते हैं कि पहले लोकतांत्रिक तरीके से हमें न्याय मिले, और यदि लोकतांत्रिक तरीके से न्याय नहीं मिली या न्याय मिलने में देरी हुई, हम न्याय अपने तरीके से ले लेंगे, और कब लेंगे, कैसे लेंगे और कितना लेंगे, ये हम बखूबी जानते हैं, और वो लेकर ही रहेंगे, ये भी तय है। लेकिन न्यायपालिका से, प्रशासन से, सरकार से पहले हम न्याय की उम्मीद करते हैं। आप तो फौजी रहे हैं, अभी आपकी बातों से मुझे धुरंधर द रिवेंज वाली वाइब आ रही थी। ठीक है, 8 साल आपने फौजी के तौर पर नौकरी की है, 12 साल और कर लेते, 50-60 हजार पेंशन मिल जाता। कोई जमींदार परिवार से तो आप है नहीं, बेवकूफी हो गई क्या? गलती तो नहीं कर ली? तो देखिए सैलरी और पेंशन के लिए यदि मैं नौकरी करने गया होता तो सेना से ज्यादा सैलरी और पेंशन तो किसी और विभाग में ही मिलती है, और ज्यादा आराम भी होता है। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ महीना में 10 दिन ही हाजिरी लगाने होते हैं, बाकी दिन तो ऐसे ही घर में बैठे हाजिरी लग जाती है, और सैलरी पूरे महीने की मिलती है। और सेना एक ऐसा विभाग है जहाँ पर 24 घंटे नौकरी की कसम खिलाई जाती है। हम लोग कभी कभी रात में 9 से 12 ड्यूटी देकर आते थे। ठंड के मौसम में सौभाग्य से 8 साल 8.5 साल फौज सेना की नौकरी की, जिसमें 6.5 साल मुझे जम्मू कश्मीर में रहने का मौका मिला, और उसमें भी 5.5 साल बारामूला में। तो इतनी ठंड पड़ती थी कि रात में 9 से 12 ड्यूटी देकर आते थे, और रजाई में जैसे ही बूट वगैरह खोलकर स्लीपिंग बैग में घुसे, जब तक आधे घंटे में पैर गर्म हुआ तब तक सीएचएम आ जाते थे कि भाई अफसोस बंदे कम पड़ रहे हैं, गुजर पट्टी जाना, खदनियार जाना, दरंगबल जाना, वहाँ ऑपरेशन करने जाना, वहाँ सर्चिंग में जाना है, अम्बुश लगाना है, मिलिटेंट्स आए हुए हैं, वहां से इनपुट आया। बोलते थे कि अच्छा फौज में तुमने कसम खाया था 24 घंटे ड्यूटी करने की, तो तुम ना नहीं कह सकते। एक ऐसा विभाग जिसको हमने बचपन से शौक से चुना, मतलब ये मतलब मजबूरी नहीं थी, हमारा चॉइस था। तो ये ऐसा नहीं था कि मुझे पेंशन लेना है, पूरी जिंदगी इसके भरोसे रहना है, या पेंशन के लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने भारतीय सेना में अपने जीवन का 8.5 साल दिया है, और मेरे हिस्से में जितनी थी हमने वो की। मैं शायद पूरा भी करके आता, 15 साल के 15.5 साल के बाद मुझे पेंशन मिल जाता, मैं पूरा भी करके आता। आप समझिए सुकन्या जी कि मेरा जो कैंटीन कार्ड बना था ग्रोसरी का और लिकर का, 2024 तक वैलिड था, और मैंने 2010 में नौकरी छोड़ दी। लेकिन 14 साल में चाहता तो उस कैंटीन का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन सेना छोड़ने के बाद मैं एक दिन भी उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, उस कार्ड को तोड़कर जला दिया कि अगर मैं सेना की सेवा नहीं दे रहा हूँ, उसमें जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसके फैसिलिटी लेने का भी अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, ये बहुत गर्व होता है कि मैंने उस विभाग में अपना समय दिया, जिस विभाग में चाह कर भी सब लोग जब तक वो क्वालिफाई नहीं कर जाते, जब तक फिजिकल, मेडिकल, रिटेन ये सारा प्रोसेस नहीं कर, तब तक ट्रेनिंग नहीं लेते, तब तक सेना को समझ नहीं पाएंगे। हाँ, धुरंधर 2 भी देखा तो मुझे बहुत गर्व हुआ। हम लोगों के लिए तो खासकर जो सेना में सेवा देकर आया है उसके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी, और बहुत एक भारतीय होकर भारतीय सेना में सेवा देकर, खासकर मेरे लिए तो आम आदमी भी जो खुद को भारतीय मानता है या भारत को अपनी माँ समझता है, वो भी इस फिल्म को देख देख कर रोमांचित हो रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे। मैं तो सेना में सेवा देकर आया हूँ, तो मेरे लिए तो विशेष रूप से, और खास करके इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रोल दिखाया, अजीत डोभाल जी का जो रोल दिखाया, वो बिल्कुल ही प्रशंसनीय है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए देश के दुश्मनों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, और उसको उसमें मोहित शर्मा जी ने उसको किस प्रकार से अंजाम दिया, ये बहुत ही देश के, मैं चाहता हूँ कि सभी देश के नागरिकों को ये फिल्म देखनी चाहिए। प्रोपेगेंडा तो नहीं है, क्योंकि एक फिल्म के माध्यम से ये स्टैब्लिश करना कि भाई यही बीजेपी वाले ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, ठीक है। हाँ, एक बात समझा जाए सुकन्या जी कि यदि देश का कोई जाबाज सैनिक या अधिकारी यदि कोई अच्छा काम किया हो देश के लिए, तो क्या उसे देश के नागरिकों को दिखाना या उस पर गर्व महसूस करना कोई प्रोपेगेंडा है?
नेहरू जी के शासनकाल में भी ऐसा हुआ होता तो कांग्रेस के लोग भी गर्व महसूस कर रहे होते, लेकिन नेहरू जी के शासनकाल में तो हुआ कि चीन ने जब भारत की जमीनें कब्जा की तो नेहरू जी संसद में खड़े होकर कह दिए कि जो चीन ने जो जमीनें कब्जा की हैं वो तो बंजर भूमि थी। तो भाई नेहरू जी के माथे में भी बाल नहीं था, वो भी बंजर था, तो क्या वो भी चीन को दे दिया जाता? सर उनका सिर पे उनके भी बाल नहीं थे, सिर भी उनका बंजर था। तो ये, और उस समय भी उनको जवाब देने वाले एक रामधारी सिंह दिनकर जी थे, ब्रह्मर्षि रत्न थे, वो भी परशुराम वंशज थे, जिन्होंने साहित्य क्षेत्र से वो राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही उनको बनाए थे और नेहरू जी के ही शासनकाल में राज्यसभा सांसद थे और भरे संसद में अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने खड़ा होकर कह दिया था, रे रोक युधिष्ठिर कोने यहाँ जाने दे इसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कहा नेहरू जी आपसे देश की सत्ता नहीं संभल रही है तो लौटाइए, मुझे दीजिए, मैं दिखाता हूँ कि हमारे सैनिकों की क्या ताकत है। आप खड़ा होकर झूठ मूठ अपना पीठ मत थपथपाइए, हमारे सैकड़ों हजारों किलोमीटर जमीनें चीन ने कब्जा कर ली और आप कह रहे हैं कि वो बंजर भूमि ले गए, तो हमारा कैलाश मानसरोवर भी ले गए। आज हमारे कैलाश मानसरोवर में यात्रा करने के लिए हमें वीजा बनवाना पड़ता है। जी तो ये गर्व महसूस नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी बना तो ये कहते हैं प्रोपेगेंडा है, लाखों लोगों की नसबंदी करा दी गई, ये प्रोपेगेंडा तो है नहीं, ये तो सच है। तो ये गर्व महसूस कैसे करेंगे? इनके शासनकाल में कोई गर्व महसूस करने लायक काम हुआ हो तब तो गर्व महसूस करेंगे। रैपिड फायर में जाएंगे, तेज तेज जवाब देंगे। बीजेपी पसंद आ रही है या अपने पार्टी में जो इंडिपेंडेंट होकर आरजेजेपी के लिए आप काम करते थे वो पसंद थी क्या? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बड़ा स्कोप है और ये देश के हित में काम कर रही है। जितना भारतीय जनता पार्टी में रहकर मुझे काम करने का मौका मिलेगा उतना आरजेजेपी में नहीं मिल सकता था। वो मैं सीमित दायरे में काम कर सकता था और यहाँ देश स्तर पर काम करने का मुझे मौका मिलेगा तो बीजेपी। सत्ता का सुख चुनेंगे या जमीन का संघर्ष चुनना पसंद करेंगे भूमियारों के लिए? ये बताइए, क्या चुनना पसंद करेंगे? हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, लेकिन सत्ता में जब तक नहीं आएंगे तब तक उस अपने सपनों का बिहार, सपनों का भारत हम कैसे बनाएंगे? जब तक पावर हमारे हाथ में नहीं आएगा, जब तक चाबी नहीं आएगी तो हम ताला कैसे खोलेंगे? इसलिए सत्ता में रहकर संघर्ष करेंगे। वॉकिंग स्टाइल किसका अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? दोनों का स्टाइल अपने अपने जगह पर मस्त है। दोनों ही धांसू तरीके से चलते हैं और दोनों का काम करने का अंदाज जो है बिल्कुल अलग है। देश स्तर पर मोदी जी और अभी राज्य स्तर पर योगी जी। बीजेपी को क्या सलाह देंगे? कहेंगे कि भाई अकेले चुनाव लड़िए, समय आ गया है, तब आप जैसों को अभी टिकट नहीं कटेगा फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो? मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और रणनीतिकार लोग बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं, तो वो लोग खुद तय कर ले। मैं अभी तो बहुत छोटा सिपाही हूँ, तो मैं अपने आप को उस भूमिका में नहीं देख पाता हूँ। मुझे जो आदेश मिलेगा मैं करूँगा। भूमियारों का नेता कहलाना पसंद करेंगे या गरीब का बेटा? मैं तो सब दिन समाज का बेटा ही कहलाना पसंद किया हूँ, क्योंकि नेता शब्द से मुझे बहुत पहले से चिढ़ है। नेता मतलब लोग समझ जाते हैं, नेता मतलब फरेब, नेता मतलब धोखेबाज, नेता मतलब कि जाली, नेता मतलब भ्रष्ट। तो नेता शब्द तो पहले से मुझे पसंद नहीं है। मैं सब दिन समाज के बीच में मंच से कहूँ कि मुझे नेता नहीं, समाज के बेटा के रूप में स्वीकार किया। जो जातीय सर्वे होता है, जातीय जनगणना होता है, वो ठीक है या आर्थिक तौर पर गणना होनी चाहिए, उस हिसाब से डिवीजन होना चाहिए, उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए? निश्चित रूप से। हाँ, इस देश में जातियों की गणना करके करेंगे क्या? गरीबों की गणना कीजिएगा तो ये समझ में आएगा कि हमें विकास किसके लिए करना है, हमें काम किसके लिए करना है और क्या क्या करना है। कितनी गरीबी देश में बची है, कितने गरीब बचे हैं, इस पर काम करना चाहिए। जाति गिन करके आचार लगाएंगे। आरक्षण या योग्यता, क्या बेसिस होना चाहिए नौकरी और बाकी चीजों का? शुरू से ही हमारा एक ही स्टैंड रहा है और जब तक जिंदा हूं तब तक रहेगा। योग्यता ही स्टैंड होना चाहिए और योग्यता के आधार पर अच्छे डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटलों में भर्ती होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटलों में उनका चयन होना चाहिए। योग्यता के आधार पर अच्छे इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने चाहिए। योग्यता के आधार पर जजेस बनने चाहिए। योग्यता के आधार पर आईएएस आईपीएस बनने चाहिए। आरक्षण के आधार पर बना देंगे तो फिर वही पेट में कैंची छूटेगा, फिर वो पुल गिरेगा। श्री बाबू, परशुराम, ब्रह्मेश्वर मुखिया, तीनों को अपने मतलब कि किसको आप सबसे महान मानते हैं, उस कैटेगरी में आप लाइन में रखिए तो? तीनों का अपना अपना रोल है और तीनों अपने अपने जगह पर, तीनों की तुलना नहीं की जा सकती है। भगवान परशुराम तो हमारे इष्ट हैं, वो तो चूंकि भगवान है और इंसान, ये दोनों इंसान है, इंसान थे, तो भगवान और इंसान की तो तुलना हो ही नहीं सकती। वो तो हमारे इष्ट हैं भगवान परशुराम, वो सब दिन इष्ट रहेंगे। और जहां तक श्री बाबू, तो श्री बाबू जैसे राजनेता होने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी को या किसी दल के हो, जो सर्व समाज की बात करे, जो विकास की एक एक रेखा खींचे। और उस समय जब भारत बिल्कुल संसाधन विहीन था, उस समय भी बिहार को सबसे अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर देने वाले श्री बाबू थे। आज उनके दिखाए रास्तों पर लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि चल नहीं पा रहे हैं।
और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, क्रिया की प्रतिक्रिया आप कहिए। एक चींटी भी ना मारने वाला व्यक्ति, अपने पूरे 70 साल की उम्र तक एक मच्छर तक नहीं मारने वाला व्यक्ति, जब उनके आबरू पर हाथ डालने लगे, जब उनकी बहन बेटियों, समाज की बहन बेटियों की इज्जत लग गई, जब जाति पूछकर उनके जाति वालों का गर्दन करने लगे लोग, जब घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को आग के हवाले करने लगे लोग, जब हमारे पूंज में, खलिहानों में आग लगाने लग गए, जब हमारे हजारों एकड़ जमीनों पर लाल झंडे गाड़ दिए गए, तब 70 साल के बुजुर्ग के खून में भी वो जवान वाली गर्मी आ गई, जैसे वीर कुंवर सिंह जी के खून में आई थी। तो अपनी जगह पर जब आपके इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हो, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया बनने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो कैसे देखते हैं खुद को? अगला स्टेप क्या होगा, विधानसभा या लोकसभा? पार्टी जो तय करेगी मुझे स्वीकार होगा। इस सोशल मीडिया वाली राजनीति करना पसंद है या जमीन वाली राजनीति, क्या पसंद करेंगे? सब दिन जमीन पर किए गए कार्यों को सोशल मीडिया पर दिखाना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। सोशल मीडिया का मात्र इतना ही उपयोग होना चाहिए। अब पूरे दिन बैठे हैं, अब बैठकर केवल सोशल मीडिया पर ही ज्ञान बांट रहे हैं, तो उनसे नहीं चलेगा। जमीन पर जो काम कर रहे हैं, जो लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इसका इस्तेमाल उसमें किया जाए, ना कि पूरे दिन इसी पर बैठ कर राजनीति। मनीष कश्यप और कन्हैया कुमार, दोनों में आपका फेवरेट कौन है? कौन ज्यादा पसंद है? दोनों में कुछ कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ कुछ कमियां हैं, और दोनों से हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारी बात कन्हैया जी से भी होती है, हमारी बात मनीष से भी होती है। कन्हैया जी हमारे मित्र के तौर पे हैं, मनीष हमको भैया कहते हैं, तो मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ। कन्हैया जी से थोड़ी विचारधारा हमारी नहीं मिलती है, क्योंकि वो शुरू से ही लेफ्ट विचारधारा के रहे हैं। आज वो कांग्रेस में हैं, फिर भी आप देखेंगे कि यदि उनके समाज की किसी बेटी के साथ बलात्कार भी हो जा रहा है, नीट जैसा मामला हुआ या यूजीसी जैसा या कोई भी इस तरह का मामला हो, तो जहां प्रियंका गांधी, जहां राहुल गांधी तक लोग ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुक अकाउंट से अपना पोस्ट कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को राहुल और सोनिया से भी बड़ा नेता मानते हुए इन्होंने नीट छात्रा के लिए 4 लाइन लिखना तो उचित नहीं समझा। तो भैया, बड़ा नेता बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जेन्युइन मुद्दों से गायब हो जाओ, आप समाज से कट जाओ, तभी आप बड़ा नेता कहलाओगे। मनीष भाई हर मुद्दे पर सक्रिय रहते हैं। बाकी उनके लिए तो हमने संघर्ष भी किया, एफआईआर भी झेला, मुझे नजरबंद भी करके 24 घंटे रखा गया, बिहार भी बंद कराया, और उनका स्नेह मुझे बड़े भाई के तौर पे मिलता है। मैं उनको अपने छोटे भाई के तौर पे स्नेह देता हूँ, आगे भी देता रहूंगा निश्चित रूप से। आज भी हमारे संबंध। बिहार का लिट्टी चोखा पसंद है या दिल्ली का चाट समोसा मोमोज, क्या पसंद है? लिट्टी चोखा के सामने तो भैया पिज्जा भी फेल है। कुर्ता पैजामा पसंद है या ब्रांडेड जीन्स जैकेट? कि हमारी एक अपना ड्रेस कोड है जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। फिलहाल मैं आपके साथ शर्ट पैंट में बैठा हूँ, लेकिन कई लोग पूछते हैं आपकी वो वर्दी अच्छी लगती है, यानी कुर्ता पजामा आप पे ठीक लगता है। तो कुर्ता पजामा पब्लिक के बीच में आता हूँ तो हमारा एक परिधान है, पारंपरिक परिधान है। शुरू से ही लोग मतलब कुर्ता पैजामा को एक सभ्य और संस्कारी रूप में देखते हैं, तो मैं वो ज्यादा पसंद करता हूँ। जो टी शर्ट वाली राजनीति तेजस्वी राहुल ने चलाई, उस पर 2 लाइन। सबका अपना अपना पसंद है। तेजस्वी राहुल को टी शर्ट, कुर्ता छोड़कर खोल कर टी शर्ट में शायद उनको लोग पसंद करने लग जाए। कुर्ता में सक्सेस नहीं हो रहे तो शायद टी शर्ट में सक्सेस हो जाए। चाय या कॉफी, क्या पसंद है? चाय पसंद। बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे बड़ा यदि जिम्मेवार माने तो हम तो लालू जी और राबड़ी जी को मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ जो लोग भी बिहार में के विकास में जिनका एक बहुमूल्य योगदान हो सकता था, 90 के दशक में उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो लोग गांव छोड़कर पलायन होने को मजबूर हो गए। आज आप गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों में जाएंगे, दिल्ली, नोएडा जाएंगे, सूरत जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे, तो मैक्सिमम आप जाइए सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिसों में, तो सब शर्मा सिंह, तिवारी, मिश्रा टाइटल वाले लोग गार्ड की नौकरी करते हुए दिख जाएंगे। तो उन्हें मजबूरन पलायन होना पड़ा, क्योंकि उनके गर्दन काटी जा रही थी, उनके घर के बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनकी जमीनें कब्जा की जा रही थी। तो लोगों को लगा कि भाई जिंदा रहेंगे तो कहीं भी मिट्टी कोड़ कर खा लेंगे। तो जिनका एक बड़ा योगदान हो सकता था, और वास्तव में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है सवर्णों का, कि आज देख लीजिए बिहार में ही स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, एक मतलब सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इन्होंने 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दी हैं। तो समाज का और भी कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता था बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो संघर्षशील वर्ग, वो दानी समाज, वो सब कुछ छोड़कर शहरों में बड़े बड़े दूसरे दूसरे राज्यों में पलायन होने को मजबूर हो गया।
तो और एक लोगों की अवधारणा बनती गई, जातियों को आपस में लड़वाओ, दो जाति फलाना भूमिहार है, हम यादव हैं तो बिल्कुल हम उनको दुश्मन अपना मान लिए, वो यादव है भूमिहार है दुश्मन मान लिए, दलित है तो अगड़ा को देखकर डर रहा है या जल रहा है, अगड़ा है तो दलित को देखकर डर रहा है। मतलब एक ऐसी अवधारणा सेट कर दी गई, एक ऐसी मानसिकता बना दी गई कि ये बिहार इसी में उलझा रह गया। और आज भी देखिए क्रिमिनल्स पैदा कर दिए लोग, आप साफ साफ कहिए तो 5-5 हजार में बिहार में गोली मार रहे हैं लोग। ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले की औकात क्या है, सामने वाला कितना भी बड़ा औकात क्या है। एक चरसी आएगा 5,000 रुपए में गोली मार के चला जाएगा उसको। ये क्रिमिनल माइंडसेट पैदा कर दिए, ये नफरत का जो बीज बोया गया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी राबड़ी देवी के शासन काल में, वो उसके फसल अभी तक लोग काट रहे हैं और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। कितने भी पेस्टिसाइड नीतीश कुमार जी डाले हैं, लेकिन फिर भी अभी थोड़े थोड़े बचे हुए हैं वो कीड़े, उसे पूरी तरह से मारना होगा। और यहाँ पर योगी जी जैसा सख्त एक्शन लेने वाला, कड़े कानून लागू करवाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में, जो बिल्कुल सख्त नहीं अपनाए। भैया अपराध किए हो तो ठुकोगे, चैलेंज करके मारेंगे कि तुम्हारे जितने भी माफिया तुमने पैदा किए हैं लालू रीजन में, उनको मिट्टी में मिला देंगे, जैसे वहां मिला दिए योगी जी, वैसे यहाँ मिलाने हो, तब जाकर बिहार का सुधार होगा। 2024 में बीजेपी की सीट क्यों कम क्यों हुई, एनडीए की सीट? 2019 में, 2014 में, 2024 में देश की जनता ने मैंडेट दिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की। और हाँ, ये ठीक है कि 2-4-5 सीटें तो वही कम बेसी होती रहती है, तो तराजू है नहीं कि बिल्कुल तौल कर दे लो। तो किसी को कोई चीज बुरा लग गया, वहां पर फलानी जीत गए या विपक्षी जीत गए, किसी को अच्छा लगा तो इसी में 2-4 सीटें कम होती हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी विपक्ष के लिए अभी लंबे समय तक, दूर दूर तक कोई वैकेंसी। 25 में लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को कैसे मिल गई, क्या कमाल हुआ? नीतीश जी पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने अपनी आस्था जताई है, विश्वास दिलाया है। और तेजस्वी जी के ओवर कॉन्फिडेंस की हार हुई, तेजस्वी जी के लोगों का जो बड़बोलापन था उसकी हार हुई। ये जो इनके लोग जो सड़कों पर सरकार आने से पहले ही ये जो कट्टा बंटवाने लगते हैं राशन में, और ये जो गाना गाने लगते हैं स्टेज पर आकर कि आवे दे राजद के शासन में और पता नहीं क्या क्या, तो इनकी वजह से हार हुई। और इनको शायद इस बात का एहसास थोड़ा बहुत हुआ भी है, क्योंकि हारते ही इन्होंने पहले अपने ही जाति के 10-12 गायकों पर एफआईआर करवाया कि भाई लोगों ने मिलकर हमारी लुटिया डुबो दी। तो भैया अपने भीतर सुधार लाई, उन एफआईआर उन लफंडर गायकों की क्या औकात जो गा देगा। आपका काम बोलने चाहिए, आपका आपका विजन बोलना चाहिए। ठीक है, तेजस्वी को क्या सलाह देंगे, 2 लाइन का? तेजस्वी जी को बस एक ही, सब कुछ उनमें अच्छा है, बस वो जमीनी स्तर के नेता नहीं बन पाए। वो जमीन से जुड़े, जमीनी समस्याओं को समझे, एसी कमरे से बाहर निकले, थोड़ा संघर्ष करें। अब राहुल गांधी तो निश्चित रूप से इनसे ज्यादा ऐशो आराम में रहे होंगे, लेकिन आप देखिए कितनी लंबी पद यात्रा की है। तेजस्वी जी भी ये हिम्मत जुटाए, थोड़ा घर से बाहर निकले। हो सकता है थोड़े काले हो जाएंगे, हो सकता है कि थोड़ा जो फूल जैसा उनका हाथ और ये जो गाल है, हो सकता है कि थोड़ा कुछ दिनों के लिए ये काला हो जाए, लेकिन इसका दुर्गामी परिणाम उनको देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर ने तो पूरी जमीनी राजनीति की, लंबी पदयात्रा की, वो क्यों आउट हो गए 0 पर? देखिए प्रशांत जी पे मैं शुरू से बोलता था तो उनके लोग मुझे बहुत गालियां देते थे, क्योंकि उनकी आईटी टीम काफी मजबूत थी। इसी बात की तो उन्होंने पढ़ाई करी है और इसी बात का तो उन्होंने अब तक अनुभव हासिल किया है कि मुझे आईटी टीम कैसे मजबूत करनी है। ये तो अपनी सरकार बना चुके थे अपनी आईटी टीम के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स के माध्यम से ये अपनी सरकार बना चुके थे। ये तो सब कि भाई हमारे बगैर सरकार। मैंने कहा था कि एक भी सीट यदि आ गई प्रशांत किशोर जी की तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने कई बार ये कहा था और उनके लोग मुझे आकर भर भर कर गाली देते थे। पूरी आईटी टीम को लगता है जैसे मेरे पोस्ट जाते ही वो उसका लिंक उठाकर अपने ग्रुप में डाल देते थे आईटी टीम वाले, और पूरे लोग टूट पड़ते थे। मैं केवल इंतजार करता था रिजल्ट का। ठीक है भैया, मैं भी सफल नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा प्रशांत किशोर जैसा टैग नहीं लगा है। मेरे पास प्रधानमंत्री बनाने वाला और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने वाला टैग नहीं है। मेरे पास फलाने मंत्री जी और फलाने सांसद जी और फलाने मुख्यमंत्री जी का बेटा और पोता होने का टैग नहीं है। मैं अपने जीवन में यदि अपनी कमाई से 13,000 वोट भी लेकर आया हूँ 18 लाख रुपए खर्च करके लोकसभा चुनाव में, तो ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। आरसीपी सिंह जी, बात हो रही थी चुनाव के बाद, आरसीपी सिंह जी ने कहा कि आप क्यों निराश हो रहे हैं। मैंने कहा इतनी मेहनत करी और मुझे केवल इतना वोट आया। बोले रुकिए रुकिए, कितना खर्च किए थे? हमने 18 लाख रुपए मात्र। बोले बस।
उन्होंने एक कॉल लगाया, बोले भाई कितना खर्च किया तुमने इस बार चुनाव में? बोले 3.5 करोड़। बोले कितने वोट आए? बोले 6,000। बोले देखिए 3.5 करोड़ खर्च करके 6,000 वोट आए। बोले मैं भी जब राजवे सर्वथा राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मुख्यमंत्री जी, मैं, सब लोग बैठकर आपके लिए चर्चा करते थे, बात करते थे। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता? ये आपकी बहुत बड़ी कमाई है। तो मैं इसको मानता हूँ। तो बाकी और कुछ नहीं है, संघर्ष। अब आपको एक शब्द बोलना है, एक शब्द बोलना है, चिराग पासवान। यूथ आइकन है विदेश की वो। नीतीश कुमार सदाबहार मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसा फिलहाल तो मैं इतना रणनीतिकार बिहार में या इतने बड़े दिमागदार नेता में किसी को नहीं मानता। बहुत कम आबादी वाले, जनसंख्या वाले, जाति से आने वाले नीतीश कुमार जी उस बिहार में लगातार 20 वर्षों से अधिक समय से मुख्यमंत्री बने हुए, जहां सब कुछ जाति पर ही तय होता है, बावजूद इसके बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो बहुत ही बड़े बुद्धि वाले और बहुत विराट बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती फिलहाल। ठीक है, लालू यादव। भ्रष्टाचार के जनक कह सकते हैं बिहार में। सम्राट चौधरी। योगी जी के कॉपी नजर आते हैं। ठीक है, पप्पू यादव। डगरा के बैगन कह सकते हैं, उनका तो कोई ठिकाना है नहीं, कब क्या बोलेंगे, कब पलट जाएंगे। आशुतोष जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा खींच गया इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।